अल अजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस दूसरी अदालत में मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अब एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज समाअत करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम और सफ्तर को सजा सुनाई थी। 814 कौमी और सूबाई हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। 26 हलकों के लिए रोक लिए गए। कौमी असम्बली के 9, पंजाब असम्बली के 5, सिंध असम्बली के 6, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के 3 नोटिफिकेशंस रोके गए। अदालती हुक्म के बावजूद ख्वाजा आसिफ और फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 35 बन्नू, NA 95 मियांवाली और NA 243 कराची से इमरान खान की कामयाबी के मशरूत नोटिफिकेशंस जारी। NA 53 में सबके सामने वोट डालने और NA 131 में दोबारा गिनती के बायस नोटिफिकेशन रोक दिए गए। माजी की हुकूमतों ने सब कुछ अपने मफाद के लिए किया। हम इक्तदार के मजे लूटने नहीं, आवाम के लिए जिहाद करने आए हैं। इमरान खान का पेशावर में पार्लिमानी पार्टी से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के नाम का ऐलान आज मुतवक्के। कप्तान की हेलीकॉप्टर केस में नैब के सामने भी पेशी। कोई प्रोटोकॉल न सड़कें हुई बंद। तब्दीली आई तो आवाम को हर जगह रास्ते खुले मिले। इमरान खान पेशावर में परवेज खट्टर की गाड़ी में घूमते रहे, किसी भी जगह प्रोटोकॉल न लिया। आवाम ने भी सड़कें बंद न होने पर सुख का सांस लिया। इस बार कोई NRO नहीं होगा, ऐसा सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। शेख रशीद कहते हैं हसन और हुसैन नवाज को लंदन से वापस लाएंगे। कौम को लूटी हुई दौलत का हिसाब देना होगा। शहबाज शरीफ की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का NA 249 कराची से फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। PK 23 शांगला में खवातीन के वोटों की तादाद कम निकली। इलेक्शन कमीशन ने PTI के शौकत यूसुफजई की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। NA 72 सियालकोट का इलेक्शन शफाफ नहीं था। फिरदौस आशिक आवान का दोबारा गिनती के लिए अदालत से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट में आबिद शेर की दरखास्त पर फैसला महफूज। हल्का NA 131 भी तवज्जो का मरकज बन गया। ख्वाजा साद रफीक की दरखास्त पर वोटों की दोबारा गिनती जारी। PIA में भर्तियों पर पाबंदी खत्म। तमाम एयरलाइंस के मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म। बदमाशी कबूल नहीं, आज प्यार से कहा, आइंदा नहीं कहूंगा। चीफ जस्टिस की PIA यूनियन ओहदेदारों को वार्निंग। शाहीन एयरलाइंस को चीन में फंसे मुसाफिरों को अखराजात अदा करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी नायब वजीर दिफा अलेक्जेंडर फोमन की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। दो तरफा दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ अहम मामलात पर तबादला ख्याल। बारिशों ने रावलपिंडी में भी दोहरा दी लाहौर जैसी कहानी। हर तरफ पानी ही पानी। नाला लई में सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाके डूब गए। रावलपिंडी में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रेन इमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। प्री अलर्ट जारी। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू। मरी, कोटली, मुजफ्फराबाद और जेहलम समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मीरपुर आजाद कश्मीर के नदी नालों में भी तोग़यानी।
बनी गाला की तजावुजात का मामला इमरान खान खुद देखें। टेस्ट केस में लोगों के लिए मिसाल बने, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। महकमे माल की सरजनिश, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अदालत चाय पीने नहीं आते। समाज 6 हफ्तों तक मुलतवी। पंजाब पावर कंपनी केस, शहबाज शरीफ का दामाद इश्तिहारी करार। अली इमरान कई बार बुलाने पर भी नैब के सामने पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने इश्तिहारी करार दे दिया। लाहौर में जमीन के झगड़े पर कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। फुलरवान के 2 ग्रोहों में तसादुम, एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल हो गए। 3 सगे भाई कुर्बान, अब्दुल रशीद और बशीर भी मारे गए। लवाहिकीन का लाशें, पंजाब असेंबली के सामने रखकर एहतजाज, इंसाफ का मुतालिबा। सऊदी अरब और कनाडा में कशीदगी बढ़ गई। सऊदी एयरलाइंस ने टोरंटो के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। सऊदी तलबा को भी किसी दूसरे मुल्क जाने की हिदायत। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग काबू से बाहर हो गई। 2,73,000 एकड़ पर फैली हुई है। सदर ट्रंप ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज कर दी। नेशनल T20 कप 10 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर का ऐलान कर दिया। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। राजनपुर में हजारों छोटे बड़े जानवरों का दीदार, एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद। कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। और जो नाम बने पहचान, हमारा देश है पाकिस्तान। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। गली गली सब हलाली परचमों की बहार। पब्लिक न्यूज रूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको बताते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनते ही पंजाब हाउस में मुंतकिल हों, ये फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान अपने अहले खाना के हमरा पंजाब हाउस में ही रहेंगे। रेड जोन में होने के बायस पंजाब हाउस को ज्यादा महफूज करार दिया गया है। इस बारे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। फिलहाल आपको बताएंगे इमरान खान जैसे ही वज़ीर आज़म बनेंगे, हल्फ उठाएंगे, वो पंजाब हाउस मुंतकिल हो जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर बनी गाला को अनसेफ गैर महफूज करार दिया गया था। इससे पहले इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने से इनकार कर चुके, तो उसके बाद किसी मुनासिब जगह की तलाश थी जहां पर नए इलेक्ट होने वाले वजीर आजम इमरान खान रह सकें। तो अब यह फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान अहले खाना के हमरा पंजाब हाउस में रहेंगे, और चूंकि वो रेड जोन में है पंजाब हाउस, तो ज़्यादा महफूज है और प्राइम मिनिस्टर की शाया निशान भी है, सिक्योरिटी भी वहाँ पर महफूज होगी। और इसी वजह से अब ये फैसला कर लिया गया है कि ना बनी गाला ना ही प्राइम मिनिस्टर हाउस, बल्कि इमरान खान पंजाब हाउस मुंतकिल हो जाएंगे जैसे ही वो हल्फ उठाएंगे। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अब पंजाब हाउस को मौजू करार दिया गया है इमरान खान के लिए। जैसे ही वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, वो अपने अहले खाना के हमरा पंजाब हाउस में रहेंगे। पंजाब हाउस रेड जोन में है, इसी वजह से इसे ज़्यादा महफूज करार दिया जा रहा है इमरान खान के लिए। बनी गाला जो था वो अनसेफ करार दिया गया था और इमरान खान ने खुद कहा था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहेंगे, और इस वजह से अब ये फैसला किया गया है कि इमरान खान जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो जाएंगे, अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे, वो पंजाब हाउस में उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा अपने अहले खाना के हमरा। पंजाब हाउस आपको बताते हैं रेड जोन में है और इसी बाइस इसे ज्यादा सिक्योर और मौजू करार दिया जा रहा है। इससे पहले बहुत सी चहमगोइयां जारी थी कि इमरान खान साहब कहां पर रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने से वो खुद इनकार कर चुके थे
और पार्टी में यह बताया गया था कि अब वजीर आजम हाउस का क्या बनेगा, उस पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो फैसला करेगी कि वहां पर कोई यूनिवर्सिटी बनानी है या कुछ और उसका मसरफ हो सकता है। ताहम उसके अलावा बनी गाला था, लेकिन बनी गाला के बारे में यह कहा गया कि वो गैर महफूज है, वहां पर नहीं रह सकते वजीर आजम पाकिस्तान। तो अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक यह फैसला किया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो ही वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे, वजीर आजम बन जाएंगे, तो वो अपने अहले खाना समेत पंजाब हाउस मुंतकिल हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा महफूज है, रेड जोन में वाक़ है। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज पेशावर नैब में भी पेश हुए थे। दौरान तफ्तीश नैब की 5 रुकनी तफ्तीशी टीम है, 1 घंटे तक उन्होंने पूछगछ की इमरान खान साहब से। इस 1 घंटे की पूछगछ में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से उन्हें 7 तहरीरी सवालात जारी किए गए हैं, जिन पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। उन्हें कुछ दिन भी दिए गए हैं ताकि वो अपना जामे जो जवाबात हैं वो जमा करा सकें। इन तहकीकात के हवाले से इमरान खान ने अपने पूरे दिन की मसरूफियात के बाइस जो है आज बड़ी अच्छी रिवायत कायम की कि उन्होंने अपनी मसरूफियात का बहाना नहीं बनाया, वो नैब के सामने पेश हुए और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। नासिर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नासिर, पता चल पाया क्या मौक़िफ़ अपनाया गया इमरान खान की जानिब से इस इंक्वायरी में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज नैब पेशावर में पेश हुए और नासिर हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि आज पेशावर नैब में पेश हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। उस हवाले से एक इंक्वायरी जारी है जिसमें परवेज खटक भी इससे पहले जवाब जमा करा चुके हैं। पैसों का मामला था कि कहा गया था नैब की जानिब से कि जितने पैसे बनते थे जो तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को देने चाहिए थे उससे कम दिए गए। 72 घंटों तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। इल्ज़ाम यह है कि ज़ाती मामलात के लिए यह हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया है। इसी पर बात करेंगे। अफरा साहब खटक साहब ANP रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खटक साहब, क्या कहेंगे आप? एक बहरहाल अच्छी रिवायत तो है, इमरान खान साहब खुद पेश हुए हैं और जो सवाल पूछ रही है नैब उनके जवाब आप देंगे और केस जिस तरह चलेगा बिल्कुल न्यूट्रलिटी के साथ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान में अब तक 18 वज़ीर आज़म जो थे और हुकूमत में शामिल हुए हैं। सही। और हर एक जो है हटाया जा चुका है इक़्तिदार से, तख्ते उल्टे जा चुके हैं कई एक के, और फांसी भी हो चुके हैं, जेलों में लोग जा चुके हैं। तो ये तो कोई अभी तो उन्होंने हल्फ नहीं उठाया अभी, लेकिन वो तो देखें ये तो बड़ा संगीन केस है और किसी को होता तो वो पहले गिरफ्तार हो चुका होता। लेकिन इनके साथ थोड़ी सी नरमी रखी जाती रही है सारा वक्त। खटक साहब, संगीनी इसमें क्या है? पैसों का मामला है सीधा सा, मतलब वो कहते हैं 11 मिलियन देना है, इन्होंने 2.1 मिलियन दिया है, बाकी पैसे जमा करा दें, उस पर बातचीत जारी है। इसमें संगीनी क्या है? सच इस्तेमाल सरकारी ट्रांसपोर्ट का जो जिसके मजाज वो नहीं थे, ये जाहिर है उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन इस पर उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं होती। जैसे मतलब ये नवाज शरीफ साहब कोई और होते तो वो पहले गिरफ्तार कर लेते, उसके बाद उनको पेशियां कराते। नहीं, लेकिन शर्जील मेमन साहब पर इंक्वायरी थी, वो पहले गिरफ्तार हो गए और वो पीपल्स पार्टी वाले यही कहते थे कि नवाज शरीफ साहब तो एंड तक गिरफ्तार नहीं हुए जब तक फैसला नहीं आया। देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमे थे पार्लियामेंट में के ऊपर चढ़ाई जो उन्होंने की थी, वो कई महीने तक उसमें पेश नहीं हुई। लेकिन हम तो अभी यहाँ पर नैब के केस की बात कर रहे हैं ना सर। इंक्वायरी जो नैब की चल रही है हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की, यहाँ तो उसकी बात हो रही है। नैब का भी देखें, वो बैलेंसिंग काम करते हैं, लेकिन वो पसंद जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं करते जो नून लीग या फिर पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ करते हैं। तो एक अच्छा, आप इमरान खान की इस रिवायत के बारे में क्या कहेंगे? खटक साहब जो उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है, एग्जाम्पल ही कहेंगे हम उनको इस बात को कि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, वो पेशावर में थे, उन्होंने इजलास की सदारत भी करनी थी, अब वापस आगे बनी गाला, बहुत मसरूफ़ तरीन दिन था उनका, उसके बावजूद भी वो नैब में पेश हुए हैं। आप इसको सराहते हैं? कि पहली बार अगर ये हो जाता मैं जरूर सराहता, लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, GIT के सामने भी पेश हुए, FIA के सामने भी पेश हुए, तो ये पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये रवायत पहली। खटक साहब, वो आप बात कर रहे थे पार्लियामेंट हमला केस की, तो वहां पर इमरान खान साहब इन पर्सन तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्हें नामजद किया गया था और एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात उसमें शामिल की गई थी। सेम केसेस शहबाज शरीफ और दीगर क़यादत के खिलाफ लाहौर में भी बनाए गए निगरान हुकूमत के, लेकिन उनको भी उस तरह से कोई गिरफ्तार तो नहीं किया गया शहबाज शरीफ साहब को या ख्वाजा साद रफीक साहब को या दीगर लीगी क़यादत को। तो किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि नून लीग के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन हो जाता है और बाकियों के खिलाफ नहीं होता? तो 20 दिन तक वो कंटेनर पे बैठे थे, आप कहते हैं वहां मौजूद नहीं थे, वही क़यादत कर रहे थे सारे हमले की।
नहीं, हमले की क़यादत काम पे कर रहे थे, उसकी कोई वीडियो तो मौजूद हो ना, वो तो खैर हम उस केस की बात ही नहीं कर रहे। आप तो कंपेयर कर रहे थे दो केसेस को, मैं कंपेयर कर रहा हूं जहां पर एंटी टेररिज्म एक्ट की दफात लगाई गई थी। अभी रिसेंटली जब नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, उनके इस्तकबाल के लिए जब शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, उन केसेस में भी ATA की दफात लगाई गई है, लेकिन गिरफ्तारी तो शहबाज शरीफ साहब की भी नहीं हुई, ख्वाजा साद रफीक की भी नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ की भी नहीं हुई, दीगर क़यादत की भी नहीं हुई। देखिए जनाब, ये इस तरह से मुश्किल है, क्योंकि जो तवाज़ुन नजर आ रहा है वो बिल्कुल साफ तौर पे PTI के हक में है। एस्टैब्लिशमेंट, पूरा सिस्टम, निज़ाम, अदलिया का जिस तरह से रवैया उनकी तरफ, तो इसको बदकिस्मती से वाइट वॉश नहीं किया जा सकता। खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप अपनी राय का इजहार कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नासिर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। नासिर, बताइएगा अब अगली हेयरिंग के हवाले से क्या सामने आया है और जो जवाब जमा कराया गया है उस पर मजीद कुछ सवाल पूछे जाएंगे अब इसके बाद? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज नैब पेशावर में शामिल तफ्तीश हुए, जहाँ नैब की 5 रुकनी तफ्तीशी टीम ने 1 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की और KP के हुकूमत हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से उन्हें 7 तहरीरी सवालात भी जारी किए गए, जिन पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया और तमाम तर जवाब दिए। और उन्होंने नैब से तलब किए जाने पर इदारे का शुक्रिया भी अदा किया और कानून की और कहा कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और उनके साथ उनके वकील भी हमरा थे और तमाम दस्तावेज। नासिर, एक दफा नाजरीन के लिए जरा बता दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा, वो पैसों का कितना मामला है? कितने कह रही है नैब के आपको देने बनते हैं पैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, तहरीक इंसाफ कितने दे और कितने इन्होंने अब तक दिए हैं, कितने कम है? नासिर हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नैब पेशावर में पेश हुए और वहां पर जो 7 सवालात उनसे पूछे गए थे उनके जवाब उन्होंने वहां पर जमा कराए और तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए कुछ दिन का वक्त भी दिया गया है और कुछ दिनों के बाद जब तहरीरी जवाब मुकम्मल हो जाएगा वो जमा भी करा दिया जाएगा इमरान खान की जानिब से। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ दीगर खबरों के बारे में बात करते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स और जायदादों का मामला है ये, जिसमें चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए कि मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानियों के 1000 अरब रुपए बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि उसमें से कम 600 अरब रुपए वापस आ जाएं। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा पैसा बाहर चला गया है। मजीद तफसीलात इस पर आपको बताएंगे कि आज अदालत में कार्रवाई क्या हुई, क्या रिमार्क्स दिए गए। फिलहाल आपको ये बताते चलें कि गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं उनकी जायदादों के हवाले से ये मामला, उनका केस था और आज उस केस में चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि हमारा ख्याल है कि पाकिस्तानियों का कम अज़ कम 1000 अरब रुपया बाहर पड़ा हुआ है और कोशिशें करेंगे कि 600 अरब रुपया कम अज़ कम वो वापस पाकिस्तान आ जाए, जिससे पाकिस्तान का कुछ भला हो जाए। जी, उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानियों ने दुबई, स्विट्जरलैंड और दीगर ममालिक में अकाउंट्स और अपनी जायदादें बना रखी हैं। अदालत क्या इतनी मजबूर हो गई है कि मुल्क से बाहर जो पैसा चला गया है उसका ना पूछ सके? 1000 अरब रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है जिसका चीफ जस्टिस साहब ने जिक्र किया है और अगर उसमें से सिर्फ 600 अरब भी पाकिस्तान वापस आ जाए तो हमारे हालात बहुत बहुत बेहतर हो सकते हैं। 3 सितंबर तक की मोहलत दी है, अब समाअत को मुलतवी किया गया। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अकाउंट्स और जायदादों का जो मामला है उस पर चीफ जस्टिस आज ये रिमार्क्स दे रहे थे कि अदालत आलिया का यह ख्याल है कि कम अज़ कम 1000 अरब, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है, वो बाहर पड़ी हुई है और उसमें से कम अज़ कम कोशिश ये करेंगे कि 600 अरब तो वापस पाकिस्तान आ जाए। जो दुबई, स्विट्जरलैंड और दीगर ममालिक में अकाउंट्स और जायदादें बना रखी हैं उसके हवाले से चीफ जस्टिस साहब रिमार्क्स दे रहे थे कि क्या अदालत इतनी मजबूर हो गई है कि मुल्क से जो पैसा बाहर चला गया उसका हम पूछ भी नहीं सकते और मुल्क की टॉप ब्यूरोक्रेसी जो है वो अदालत अपनी मजबूरी का इजहार कर देती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी के पास अपने बहाने होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारी पूरी कोशिश होगी कि मुल्क का पैसा वापस लाया जाए। FIA ने जिन लोगों की निशानदेही की है उनमें से 1000 लोगों को बुलाकर पूछ लेते हैं। आज ये केस की समाअत हुई थी। कुछ और खबरें और उन पर तबसरे शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। पब्लिक न्यूज रूम देखते रहिए।
पब्लिक न्यूज रूम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की बात जारी है, तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ के तहत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के केस की आज जो समाअत हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ से मुस्तफीद होने वाले अफराद के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स की अब तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालत ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि बैंक अकाउंट समेत असासों की तफसीलात बयान हलफी के जरिए जमा कराई जाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक नाइक ने दलाइल दिए कि ये केस सिर्फ एनआरओ से मुतालिक है। फारूक नाइक के वकील फारूक नाइक का ये कहना था कि उन्हें इल्म है कि हम अपना दायरा इख्तियार बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने दलाइल इस हवाले से दिए। सदर आसिफ अली जरदारी का मौक़िफ़ इस बारे में जो था वो बयान किया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस की समाअत हुई। उनका कहना था, चीफ जस्टिस का कहना था कि एनआरओ के तहत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है और एनआरओ से मुस्तफीद होने वाले अफराद के बैरून मुल्क जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें इल्म है कि हम अपना दायरा इख्तियार बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सुरखरू अपने बच्चों की असासों की तफसीलात जमा करा दें। और ये कहा गया आगे से फारूक नाइक साहब की जानिब से कि मेरे मौक्किल के बेटे बिलावल जरदारी ने इलेक्शन लड़ा और तफसीलात उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दी थी। जेर कफील और खुद कफील बच्चों का मामला है। फारूक नाइक साहब ये कह रहे थे। कामरान मुर्तज़ा साहब जो माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि ईसीपी को दे चुके हैं हम ये तमाम मामला और ये सिर्फ केस एनआरओ से मुतालिक है, आप असासे क्यों मांग रहे हैं यहाँ पर, जो फारूक एच नाइक साहब कह रहे हैं, ये कितना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है? देखिए, अगर दे चुके हैं तो इसके बावजूद भी जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो फिर क्योंकि अल्टीमेट कोर्ट है मुल्क की, तो उस हुक्म को तो उसकी तामील करनी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये आप प्रोवाइड करिए तो भले उसके उनको दिए जाने के बावजूद जो है ना उनको देना पड़ेगा। ये आर्गूमेंट जो है ना शायद कोर्ट पे परवेल ना करे। ठीक है। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब ये फरमाइएगा कि अब वैसे ओवरऑल एक जो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर है एक, वो लॉ, इसको सुप्रीम कोर्ट इतने सालों के बाद सुन के ये हो सकता है इसको कलअदम करार दे दे सुप्रीम कोर्ट और फिर दोबारा उन लोगों के खिलाफ केसेस खुल जाएं? पॉसिबिलिटी है? देखिए, एनआरओ तो पहले ही कलअदम करार दिया जा चुका है। मेरा ख्याल है कि अब उसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स जो है ना वो इनके खिलाफ केसेस दोबारा खुल जाएं। वो तो कलअदम हो गया लेकिन उनकी कार्रवाई तो किसी ने कोई नहीं थी की। वही है ना कि कॉन्सिक्वेंशियल कोई ऑर्डर नहीं हुआ होगा उस वक्त। बिल्कुल। हाँ, तो अब उन केसेस को खोलने के लिए अब कहा तो जा सकता है, मगर इतने अरसे के बाद जो है ना वो उसमें सारे मामला जो है ना और फिर इस तरह से शकूक पैदा होते हैं। मतलब वो जब ये ऑर्डर पास हुआ था, मेरा ख्याल है कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर भी उसी वक्त होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, मगर जिस तरीके से जो ये एनआरओ हुआ और जो केसेस बंद हुए वो भी गलत था। तो अब गलत को किसी भी बारे पे सिर्फ नल एंड वॉइड हुआ था वो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो उस पर कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं था आया। अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ आज की तफसीलात जान लेते हैं। अमजद भट्टी, आप बताइएगा कि आप मौजूद थे, आपने अदालती कार्रवाई देखी, कैसा माहौल था अदालत का? चीफ जस्टिस ने क्या कहा, फारूक नाइक की जानिब से क्या कहा गया, क्या दलाइल पेश किए गए? देखिए सर, ये जो एनआरओ के तहत आज खजाने को नुकसान पहुंचाने केस की समाअत हुई है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दे दिया है। दोनों जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो हैं, इनके बैंक अकाउंट्स की जो बैंक अकाउंट्स हैं इनकी तफसीलात तलब की हैं। और अदालत ने तो ये भी कहा है कि बैंक अकाउंट समेत जो असासों की तफसीलात हैं वो भी एक बयान हल्फी के जरिए जमा करवाई जाएं। और इस मौके पर जो आसिफ जरदारी के वकील हैं, सीनियर कानूनदान फारूक एच नाइक है, उन्होंने जब ये कहा गया कि असासों की तफसीलात भी बताई जाए तो उन्होंने कहा कि ये केस सिर्फ एनआरओ से मुतालिक है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इस बात का इल्म है कि ये केस एनआरओ से मुतालिक है, लेकिन अदालत अपना दायरा कार बढ़ा रही है और हम चाहते हैं कि आप सुरखरू हों, आप अपने बच्चों की भी तफसीलात दे दें ताकि अगर कोई इस मामले में क्लियर है तो जो एक क्लीन चीज जो है वो मिल सके। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि देखिए उनके जो मौकल हैं यानी बिलावल उनके बेटे बिलावल जरदारी हैं, उन्होंने तो इलेक्शन किया है, उनके पास तफसीलात इलेक्शन कमीशन के पास है। फारूक एच नाइक ने ये भी कहा कि ज़ेर कफील और खुद कफील बच्चों का मामला है, लेकिन चीफ जस्टिस ने फिर उन्हें वाज़ेह तौर पर फारूक एच नाइक को कहा कि आप सबके साथ बता दें, चाहे वो ज़ेर कफील हो या खुद कफील, ताकि आप सरखरू हों। अब इस मामले में अब अदालत ने जो इसकी समाअत जो है वो तो गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी की है, लेकिन अदालत ने इस सिलसिले में न सिर्फ गैर मुल्की अकाउंट बल्कि जो असर भी हैं, इससे मुतालिक जो तफसीलात भी हैं वो दोनों साबिक आसिफ अली जरदारी और फारूक एच नाइक हैं, उनकी बैंक जो
असासों समेत गैर मुल्की जो अकाउंट है उनकी तफसीलात भी अदालत ने तलब कर ली है और इस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी कर दी है। अच्छा अमजद, ये बताइएगा कि जब असासों की तफसीलात के हवाले से सवाल पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से, तो फारूक नाइक की बॉडी लैंग्वेज जो थी उसमें कोई हिचकिचाहट थी या वो बात को गोल करना चाह रहे थे बार बार इस पॉइंट को रख के कि ये तो सिर्फ एनआरओ का केस है? बिल्कुल, जिस टाइम चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा तो फारूक नाइक ने 2-3 मरतबा ये कहा कि ये एनआरओ से मुतालिक है, और जहां तक असासों की बात है वो तो इलेक्शन कमीशन में असासे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो तो पहले ही जमा करा चुके हैं। लेकिन उनके आर्गूमेंट्स को चीफ जस्टिस ने और उनके को इन्होंने मंजूर नहीं किया, और चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर वो क्लियर है तो ठीक है, आपको सुरखरू होना चाहिए। जहाँ पर आप गैर मुल्की अकाउंट की तफसीलात दे रहे हैं वहाँ पे असासों की भी दे दें ताकि आप सुरखरू हो सके। अमजद, अभी तक कोई डेट नहीं दी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कब तक इन्होंने अपने असासों की तफसीलात जमा करानी है? हुक्म तो दे दिया, आप कब तक जमा करानी है, इस बारे क्या हुक्म है? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस की समाअत है वो डेट इन ऑफिस यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की है, और इसमें कोई डेडलाइन या कोई ऐसा नहीं किया गया कि, लेकिन क्योंकि अब उन्हें इस बाकायदा अदालती ऑर्डर भी आ चुका है, और जब सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी जो हुक्मनामा है तो इस हवाले से वो इस बात के पाबंद होंगे कि वो जल्द अज जल्द न सिर्फ अपने गैर मुल्की अकाउंट्स बल्कि अपने असासों की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट जमा कराएंगे। ठीक है, अमजद साथ मौजूद रहेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, फरमाइएगा कि अब जैसा फारूक नाइक साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ मामला है एनआरओ का, असासों की तफसीलात ना मांगी जाएं हमसे, खैर अब वो जमा करानी पड़ेंगी, अब वो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें। अब इसमें से अब अगर इस केस के अंदर कोई कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि वो क्या निकल सकता है इसमें से, और इन लोगों के लिए जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं इसके अंदर, उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? कामरान मुर्तज़ा साहब, आप साथ मौजूद हैं? दोबारा राब्ता करेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब से। अमजद, आप ये बताइएगा रिस्पॉन्डेंट्स हैं कितने इस केस में, और आज कौन कौन पेश हुआ था अदालत में? बहुत सारे जो ऐसे रिस्पॉन्डेंट हैं, फ्रीकिन हैं, लेकिन जो मेन जो काबिल जिक्र शख्सियात हैं वो 3 हैं। इन 3 में एक तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, इसके अलावा साबिक सदर जनरल टायर परवेज मुशर्रफ हैं, और इसके अलावा एक साबिक अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं। ये तीनों काबिल जिक्र शख्सियात हैं, और इन तीनों के हवाले से ही जो जिनका नाम सामने आया है कि जिन्हें न सिर्फ अपने अकाउंट्स बल्कि असासाजात की तफसील भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा अमजद, असासों की तफसीलात के हवाले से जब बात हो रही है, सवाल किया जा रहा था आप समाअत तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है, फारूक नाइक की जानिब से ऐसा कोई जेस्चर दिया गया था कि उन्होंने कहा हो कि अगली पेशी पे जब भी होगी हम असासों की तफसीलात जमा करा देंगे, हमें कोई आर नहीं है जमा कराने में? देखिए, अगर उन्हें कोई आर हो या ना हो, चाहे उन्हें कोई तहफुजात हो जमा कराने के हवाले से असासात या ना हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म जारी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वाज़ेह तौर पर ऑर्डर जारी होता है, तो फिर जितने भी रिस्पॉन्डेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद उनकी न सिर्फ कानूनी बल्कि आईनी जिम्मेदारी भी होती है। अगर उन्हें कुछ तफसीलात हैं भी तो फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इस बात के पाबंद होंगे कि अपने असासाजात की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। बहुत शुक्रिया अमजद भट्टी, आपने आज की समाअत बारे हमें तफसीली तौर पर अपडेट दी। आज ये केस था एनआरओ से मुताल्लिक अदालत में, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि अपने बच्चों की और अपनी जो असासों की तफसीलात है, ख़ास तौर पर वो असासे जो बैरून मुल्क हैं, वो हमारे पास हमारे रूबरू जमा कराएं, और समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां पर बरकी में 5 अफराद के कत्ल के बाद हालात कशीदा हो गए हैं। इसके बारे में मजीद बात करेंगे, मजीद तफसील से आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जिस तरह हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था कि लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बरकी के इलाके में, जहां पर 5 अफराद के कत्ल के बाद हालात नहायत कशीदा हो गए हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस के सामने घरों को आग भी लगा दी है और सरेआम असलहा की नुमाइश करते फिर रहे हैं। पुलिस मुजाहिरीन के सामने बेबस नजर आ रही है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा दुआ मिर्जा वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि तमाम तर सूरत हाल बनी क्या है आखिर, और पुलिस की कितनी नफरी वहां पर मौजूद है। दुआ बताइएगा, ये तमाम सूरत हाल क्या है, पुलिस इससे किस तरह नबरदाजमा हो रही है? वहाँ पिंड में इस वक्त हम मौजूद हैं। 5 अफराद के कत्ल का ये मामला है और मकतूलीन के मुद्दइयों की जानिब से मुखालिफ पार्टी के घर इस वक्त जला दिए गए हैं। मेरे आसपास आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है यहाँ पर। पुलिस की हाजिरी में यहाँ पर असलहा की नुमाइश भी की गई। उसके अलावा रेस्क्यू की गाड़ियाँ
आग बुझाने में मसरूफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा आग की शिद्दत है। अभी भी घर तबाह हो रहे हैं, छतें गिरी हैं। मेरे पीछे देखें, अभी अभी ये छत गिरी और इसके अलावा यहाँ पर भी खासी आग लगी हुई है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर इस वक्त ये हालात है कि हालात बहुत कशीदा हो गए थे, लेकिन इस वक्त हालात कंट्रोल में तो हैं। लेकिन नुकसान की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान अभी कोई देखने में नहीं आया। लेकिन 5 अफराद के कत्ल का ये मामला जो है, उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो अभी तक यहाँ मौजूद हैं। तमाम घर यहाँ पे जला दिए गए हैं। ये गालिबन 5-6 घर हैं जिनको जलाया गया। छतें अभी तक गिर रही हैं, आग भी अभी तक लगी हुई है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं मजीद नुकसान पर काबू पाने के लिए। दुआ मिर्जा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब मामला ये बरकी में जहाँ पर 5 कत्ल हो गए और जिस पार्टी के कत्ल किए गए थे उन्होंने दूसरी पार्टी के घर जला दिए, तोड़ दिए, असले की सरेआम नुमाइश की गई है, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। खैर आगे बढ़ेंगे, अब कुछ एहतसाब अदालत की बात करेंगे जिसने शहबाज शरीफ के दामाद को अब फाइनली इश्तिहारी करार दे दिया है। पंजाब पावर कंपनी फ्रॉड केस में एहतसाब अदालत के जज हैं नाजमुल हसन साहब, उन्होंने अली इमरान को इश्तिहारी करार दे दिया क्योंकि बार बार उन्हें तलब किया जा रहा था और वो तलब किए जाने के बावजूद नैब के रूबरू पेश नहीं हो रहे थे। बार बार तलब किए जाने के बावजूद वो पेश नहीं हुए, जिसके बायस उन्हें अब इश्तिहारी करार दे दिया गया है। नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत में इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त दी थी जो कि मंजूर कर ली गई। उन्हें बाकायदा तौर पर इश्तिहारी करार दे दिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि अली इमरान को मुतादिद बार तलब किया, इसके बावजूद भी वो बैरून मुल्क फरार हो गए हैं और अली इमरान को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय जान लेते हैं। यास्मीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे देखती हैं आप इस फैसले को कि इश्तिहारी करार दे दिया गया है? हसन हुसैन ऑलरेडी इश्तिहारी करार हैं, अब नून लीग का आ गया। फैमिली वाइज और पॉलिटिकल वाइज आप क्या फ्यूचर देख रही हैं इन केसेस के बाद? ये है कि जब करप्शन हेड ऑफ द फैमिली करता है तो फैमिली का हर बंदा उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये तो नामुमकिन सी बात है कि उन लोगों को सबको खबर ना हो कि वालिद साहब क्या कर रहे हैं या उनके इन लॉज क्या कर रहे हैं, व्हाटएवर। तो मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब इस तरह की इतनी मेगा करप्शन हो और इतनी बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो तो सारे फैमिली के लोग इन्वॉल्व होंगे तो ये सब कुछ हो सकेगा ना, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। सो आई थिंक व्हाटएवर नैब इज डूइंग इट फाइन, बट मैं तो रिक्वेस्ट ये करूंगी कि मेहरबानी करके कोशिश करेंगे किसी को भी ना छोड़े, ना नवाज शरीफ साहब के खानदान को, ना कोई और खानदान छोड़े जिन्होंने पाकिस्तान से पैसे बाहर ले जाके और पाकिस्तान का जिसने भी कंगना किया है उन सबको पकड़ें और उन सबसे पैसे भी वापस। डॉक्टर साहब, वो जो फिर नून लीग की तरफ से इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि हमारी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ ही, सिर्फ शरीफ फैमिली मेंबर्स के खिलाफ ये केसेस खोले गए हैं और ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस तासुर को फिर कैसे नैब फिजल आउट करे? मुझे बताइए कैसे सिर्फ उनकी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ को लेने, जरदारी साहब को और फरियाल तालपुर को वो भी यही कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। मैं आपको बताऊं, अभी अलीम खान साहब के भी बारे में आज नैब ने लिख के भेजा कि शायद उनको फिर दोबारा 10 तारीख को बुला। ये क्या कहना कि जी एक ही बंदे को, मेरा ख्याल है नैब के पास जितने केसेस हैं दो केसेस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। आप मुझे बताइए कि बतौर पाकिस्तानी हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि देखिए, अगर आप व्हेन वी टॉक अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग किसकी बात होती है? बात ये हो रही होती है आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो और फिर एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर अलॉन्ग विद दैट आपने पैसे बनाए हो और या आपने टैक्स छुपाया हो और टैक्स पे किए बगैर आपने जो पैसे हैं उनको पाकिस्तान से बाहर निकाला हो। ये सारी चीजें जो हैं, दिस इज ऑल व्हाट व्हाइट कॉलर क्राइम। आप तो ऑल जो आप कमाते हैं इट शुड बी स्पेंट इन पाकिस्तान और उसको शुड नॉट लीव पाकिस्तान, वरना तो पाकिस्तान का देखें ना हाल क्या है इस वक्त, मईशत का हाल क्या हुआ है। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस और किसी को भी नहीं एग्जेम्प्ट करना चाहिए। मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहती हूँ किसी को भी एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। हर बंदा जो अगर उसके ऊपर प्रूव होता है तो दे शुड बी इन्वॉल्व। अब आप ये खुद देख लीजिए ना, लिविंग बियॉन्ड मीन्स वाली बात है कि अगर समबडी इज लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स, उनको आंसर तो करना पड़ेगा ना क्वेश्चन कि जी ये इतने पैसे कहाँ से आए। अगर आपका कोई कारोबार इस तरह का नहीं है, अगर है और आपने इतना टैक्स पे किया फिर इतने टैक्स के अंदर तो आप इस तरह रह सकते हैं। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्टली मैडम, नैब के बारे में इमरान खान साहब ने भी कहा कि इसको हम मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। एहतसाब कमीशन जैसे केपी में बनाया गया था उस तर्ज पे अब पंजाब में आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी अगर, तो बनाया जाएगा। और खैर वो तो उतना फाल नहीं हो सका था यहाँ पर, अब आगे किस तरह से चलाया जाएगा? अगर हम कहते हैं कि जी हमने फर्क तरीके से गवर्निंग करनी है तो उसका जो सबसे अहम जुज़ है वो ये है कि हम हर तरीके से करप्शन खत्म करने की कोशिश करें और कौम से झूठ बोलना बंद कर दें, सच बोले कौम से। मेरा ख्याल है द नेशन शुड नो
कि हो क्या रहा है। और सबसे अहम चीज ये है कि जो अवाम का पैसा है वो अवाम पे खर्च हो। मतलब मैं तो इस बात में बिलीव करती हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है कि अगर हम अवाम का पैसा अवाम पे ना खर्च करें और अपने ऐशो इशरत पे खर्च करें। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने अपना एक बिल्कुल ठीक रवैया इख्तियार किया है कि ये अवाम का पैसा ये अवाम पे ही खर्च होगा, हम अपने पे नहीं खर्च करेंगे। इसलिए कि ये जो हम लोगों को हमारी हुकूमतों को आदत पड़ गई है और हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी है ये आदत कि वी यूटिलाइज पब्लिक फंड्स एंड कंसिडर देम एज आवर ओन, इज रॉन्ग। ये पब्लिक फंड्स जो हैं ये पब्लिक के हैं, आप इनको नहीं इस तरह इस्तेमाल कर सकते जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमें इसके ऊपर ठोस इक़दाम उठाने चाहिए कि लोगों को बावर करा दें कि अब ये काम इस तरह नहीं चलेगा। जो भी होगा वो अवाम ने कोशिश ये करनी है कि अवाम का पैसा अवाम पे ही लगे। जी डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपनी राय से आगाह कर रही थी। हमारे नुमाइंदे शाकिर अवान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शाकिर बताएगा कि इश्तहारी तो करार दे दिया गया है शहबाज शरीफ के दामाद को, अब इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई, इनको वापस बुलाने के लिए कब अमल में लाई जाएगी? जी हमशा, बिल्कुल आज एहतसाब अदालत में नैब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें बताया गया कि अली इमरान यूसुफ को पंजाब पावर कंपनी केस में मुतअद्दिद बार तलब किया। पहली दफा जनवरी में तलब किया था और उसके बाद अब तक उन्हें 5 से 6 बार जो है वो तलब किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। और उसके बाद चेयरमैन नैब की जानिब से अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए थे। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद नैब ने उनके गुलबर्ग में वाक़या प्लाजे पर छापा मारा और वहां पर वो मौजूद नहीं थे और उनके मुलाजिम ने उनको बताया कि वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। जिसके बाद आज नैब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज सैयद नजमुल हसन के रूबरू एक दरख्वास्त दायर की गई और जिसमें इस्तदा की गई कि मुल्जिम अली इमरान यूसुफ जो है वो मुसलसल पेश नहीं हो रहे, उनके अरेस्ट वारंट। शाकिर, इनके वकील पेश होते हैं इनकी गैर मौजूदगी में? ये वैसे गए कौन से मुल्क हुए हैं और बताते क्या हैं कि किस वजह से वहां पर इतना लंबा स्टे हो गया इनका? जी नैब की जानिब से ये नहीं बताया गया कि वो किस मुल्क जो है वो गए हैं और आज जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें भी ये नहीं बताया गया। सिर्फ अदालत से जो इस्तदा की गई थी वो ये थी कि नैब बार-बार सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर अवान, आप इस तमाम सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त बनी गाला लिए चलेंगे जहां पर शाहजैन बुगटी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के वोट का आप लोगों के सामने ऐलान भी करता हूँ और खान साहब को भी हमने यकीन दहानी कराई है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान में जो पिछले गुज़श्ता 10-12 साल में हालात वाक़यात तमाम लोगों के सामने हैं उस पर हमें यकीन दहानी कराई है कि ये हम जल्द से जल्द करेंगे। जैसे कि बुगटी IDPs की वापसी जिसकी तादाद कोई 1.5 लाख से कुछ थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है। इसके अलावा आपके सामने है कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट रुका हुआ है। बलूचिस्तान में कोई हस्पताल नहीं है क्योंकि वकला का इतना बड़ा सानिया हुआ और तमाम को आर्मी चीफ़ की हिदायत पे कराची भिजवाया गया और एजुकेशन इंस्टीट्यूट ना होने के बराबर हैं। साफ़ पीने का पानी नहीं है। बलूचिस्तान में गैस हम लोगों का नेशनल वेल्थ है, वहाँ लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। और बिजली हम फेडरेशन को 2000 से ज़्यादा मेगावाट प्रोड्यूस करके देते हैं, वो भी डेरा बुगटी की गैस से, मगर बलूचिस्तान का 860 मेगावाट शेयर जो है वो भी पूरा नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की जो बेसिक राइट्स हैं उस पर PTI भरपूर अपना किरदार अदा करे और हम और PTI इकट्ठे मिल के इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में खुशहाली लाएँगे। शाहजहान साहब ये बताइएगा कि जो अख्तर मेंगल साहब उन्होंने कोई 6 नकात दिए थे, अपनी मुतालबात रखे थे, क्या आपने खान साहब के सामने कोई ऐसे मुतालबात रखे हैं जिस पर उन्होंने यकीन दहानी आपको करवाई हो? जी, बलूचिस्तान आप जानते हैं जमहूरी वतन पार्टी नवाब अकबर खान बुगटी शहीद की पार्टी है जिसने सियासत ना तो बलूच के नाम पे ना पठान के नाम पे, और वहाँ जमहूरी वतन पार्टी जब कायम की 28 साल पहले एक सर्कुलर जमात का सन बुनियाद रखा। इसमें पंजाबी, पठान, हज़ारा, सिंधी, महाजर, सराइकी, पारसीबान सारे लोग हैं। हमने सब की नुमाइंदगी की और सबको लेके साथ चलें। आज भी वही तरीक़ेकार है हमारे पास और हम बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदे हैं। आप जानते हैं जो ताल्लुकात वफाक और डेरा बुगटी के दरमियान रहे हैं, इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि वो ताल्लुकात आज फिर बहाल हो गए। सर ये बताइएगा बुगटी साहब, आपका एक स्टांस रहा है कि बलूचिस्तान की जो वसाइल हैं उस पे जो लोग मकामी लोग हैं वहाँ पे
उनको राइट दिया जाए, एक ये बहुत बड़ा इशू था, ये भी डिस्कस हुआ। दूसरा ये बताइएगा कि मिसिंग पर्सन का बड़ा इशू चला रहा था और अफगान माजरीन की वापसी, क्या ये तमाम मामला पे बात होगी और खान साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि कौन सा हल होंगे? देखिए, अभी तो मैंने इन शॉर्ट आपको बताया है, बाकी कुछ असेंबली फ्लोर के लिए भी छोड़िए, बाकी उस पर बात करेंगे। सी पैक के हवाले से कोई बात हुई है, बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जी, है पाकिस्तान, इस हवाले से कोई बात हुई है? सी पैक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों के लिए गेम चेंजर होगा। और जैसे इंटरनेशनल लेबर लॉ के तहत पहला हक वहाँ के गवादर के मकामी लोगों का होना चाहिए, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा पाकिस्तान के लोगों का। तो हम चाहते हैं इसके अलावा जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो उसमें भी कोई लेजिस्लेशन बनाई जाए, जिसमें हम PTI से दरख्वास्त करेंगे वो हमारे साथ मिल के कोई कानून साजी करें जिसमें कि वहाँ के लोग 0% में ना आ जाएं और वहाँ के लोगों का नज़र आना लाजिम है, क्योंकि इसमें हमारा ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट ज़रूर है, वो हमारे मुल्क का हिस्सा है और डेरा बुगटी से खासा दूर है। और आप जानते हैं गवादर नवाब अकबर ख़ान बुगटी ने परचेज़ करवाया था हुकूमत पाकिस्तान के लिए जब वो एज ए फेडरल मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नून के दौर में। तो हम लोग इंशाअल्लाह जो हमसे होगा हम लोग अपने मुल्क के लिए बेहतर करने के लिए सूबे के हवाले से बताएं। सूबे में आपकी जो एक नशिस्त है वहाँ पर भी जो हुकूमत साजी हो रही है बलोचिस्तान आवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर, शाहजैन बुगटी बनी गाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे इमरान खान से मुलाकात के बाद, और उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बलोचों के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, बलूचिस्तान के मसाइल जो आज तक हल नहीं हो पाए उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से उनका कहना था कि इमरान खान ने उन्हें यकीन दहानी भी करा दी है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि रावलपिंडी में भी लाहौर जैसी कहानी है कि रावलपिंडी में भी अब लाहौर जैसी ही सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है और शहरी बहुत परेशान है। रावलपिंडी की गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। नाला लई जो सीवरेज का एक बड़ा जरिया समझा जाता है वो उसमें पानी की सतह 13 फीट तक बुलंद हो गई है और इंतजामिया ने वहां पर अब रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि रावल डैम जो है वहां पर पानी की सतह मुकर्ररा हद से बढ़ने पर स्पिलवेज को अब खोल दिया गया है। आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कई घंटे तक जारी रहने वाली बारिश ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। कमेटी चौक, शमसाबाद, राजा बाजार समेत रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। वासा का अमला पानी के इनखला में मसरूफ है। पानी घरों में दाखिल होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। जुड़वा शहरों में अब तक 200 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इंतजामिया की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तूफानी बारिशों से रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह 13 फुट तक बुलंद हो गई है। रावल डैम पानी जखीरा करने की मिकदार से बढ़ने पर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। मीरपुर, कोटली, भिम्बर, मुजफ्फराबाद, पलंदरी समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें हुई हैं, जिससे नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद हो गयी, जिससे शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर और बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। ये रिपोर्ट आप मुलाहिजा कर रहे थे रावलपिंडी की सूरत हाल क्या हुई। अब से कुछ रोज़ पहले का वाक़या है। आपको याद होगा कि लाहौर में जब बारिश हुई थी और मानसून का आगाज़ था, प्री मानसून स्पेल था और लाहौर में भी सड़कें तालाब बन गई थी। ये अब रावलपिंडी के ताज़ा मनाजर हैं जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। बारिश हुई है, 200 मिलीलीटर बारिश हुई है, थोड़ी नहीं हुई, लेकिन बारिश के बावजूद इसकी नक्कासी का कोई ख़ास इंतज़ाम ऐसे लगता है कि यहाँ पर इंतज़ामिया ने बनाया नहीं हुआ था, कोई तैयारी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाएँ। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये जो विजुअल्स सर हम दिखा रहे हैं आवाम को, ये तो बड़े खौफनाक से हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कभी यहाँ से ड्रेनेज की तैयारी की ही नहीं थी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बारिश आती है ना, ये खुदाई आफत तो बाज़ दफ़ा बन ही जाती है, लेकिन ये जो पाकिस्तान के गुड गवर्नेंस के बुकरात और सुकरात थे ना, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनकी कली भी जो है ना वो खोल जाती है।
इन्होंने पिछले 10 साल हुकूमत की है इस पंजाब के अंदर और ये बढ़के मारा करते थे कि हमने पंजाब के मसले मसाइल हल कर दिए। इन्होंने सिर्फ लूटमार की है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो है करप्शन और कमीशन खाने की। जो ओरिजिनल और असल जो है वो इश्यूज थे, जैसा पिंडी का असल इशू बरसाती पानी का है, जिसमें जनाब आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर में सारा पिंडी डूबता है और बीसीओ जाने जाती हैं और हजारों लोग जनाब बीमार होते हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी डैमेज होती है। इन्होंने इसकी तरफ रत्ती बराबर आज तक कोई तवज्जो नहीं दी और आज की बारिश में आपने ये सारी चीज देख भी ली और दिखा भी दी है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये शर्म का मकाम है नून लीग के पिछले 10 साल ये जो गुड गवर्नेंस की जो है ये माला चमा करते थे और ये अरबों रुपए लगा के मीडिया के ऊपर हमारे जहनों में ये खपाने की कोशिश करते थे कि ये वो $6 मिलियन मैन है, ये वो टार्जन है, ये वो रुस्तम और सोहराब हैं कि जो पलक झपकते ही जो है ना वो आपको पंजाब के मसाइल हल कर देते हैं। लेकिन पंजाब के मसाइल आपके सामने हैं। लाहौर भी डूब जाता है, जरा सी बारिश हो, पिंडी भी डूब जाता है, गुजरांवाला भी डूब जाता है, सारे शहर डूब जाते हैं। तो ये आज की बारिश ने बुनियादी तौर पे तुम्हारा है इनकी नाम निहाद गुड गवर्नेंस के ऊपर जो 10 साल इन्होंने हमारे सालों पर मुसल्लत रहेंगे। क्या साहब, पिछली दफा जो लाहौर में बारिश हुई थी जिसके बाद बहुत ज्यादा सवालात उठे थे पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर, उस पर भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये कहना था कि कुदरती आफत तो कहीं पे भी आ सकती है। बाहर के मुल्कों की एग्जांपल्स दी थी कि वहां पे आ जाती है, आर्मी तलब कर ली जाती है, इमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है। तो अगर वो अपने डिफेंस में ये कहते हैं कि ये तो कुदरती आफत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने कब कहा जनाब कि ये कुदरती आफत नहीं है? ये भी तो कुदरती आफत है ना आवाम के ऊपर। ये भी तो कुदरती आफत बन के जाना पिछले 40 साल से आवाम के ऊपर मुसल्लत है ना। आवाम बेचारी जो है ना वो जल तू जलाल तू आई बला टाल तू पढ़ पढ़ के थक गई थी जो ना। अब अल्लाह पाक ने करम किया कि सुख का चैन आया, इन चोरों लुटेरों से जान छुटी है। ये भी जो कुदरती आफत थी जो ना अल्लाह पाक ने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है उसमें। चौहान साहब वो तो हो गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कुदरती आफत वो कहते हैं कि मौसमियाती तगय्युर है, ये क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, अचानक इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसका ड्रेनेज तो बड़े बड़े डेवलप्ड मुल्कों में नहीं प्रॉपरली हो पाता। तो अगर ये फिर पीटीआई के दौर में भी उसके लिए क्या हिकमत अमली, पिंडी के लिए आपने क्या सोचा है? 10 साल आप सफेद और स्याह के मालिक थे, आप इस पंजाब के स्याह और सफेद के मालिक थे, अरबों खरबों पे आपके थे है ना। आपने इसकी तरफ क्या तवज्जो दी? अब मैं आपको पिंडी की बता दूं, इन्होंने एक दफा भी पिछले 10 सालों में नाला लीक साफ नहीं करवाया। इन्होंने वो जो ना बैड गवर्नेंस की है। मेरा घर आज जो ना 4 फुट पानी था मेरे घर में। इन्होंने जितने सादकाबाद, मुस्लिम टाउन और खब्बा और ये जितने आबादियां इनके नाले इन्होंने छत दिए, इतने ये मैं अब क्या अल्फाज यूज करूं कि इनको टके आने की ना शर्म है, ना हया है, ना सलाहियत है। कमीशन खाने के लिए इन्होंने कंक्रीट डाल दी नालों के ऊपर। ये वो हुक्मरान थे कि जिनकी गुड गवर्नेंस सिर्फ 4 चीजों पे शो होती है, सीमेंट, रेत, सरिया और बजरी। बस 4 चीजों पे आले शरीफ जो है ना वो जो ना मर जाता था जो ना। इन्होंने क्या किया, नाले भी छत दिए, सारे पिंडी के नाले छत दिए हैं। ना उनकी कोई सफाई हो सकती है, ना उनकी कोई जनाब निकासी आपके हवाले से कोई मैनेजमेंट हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खाने के लिए। जी वो लाहौर में भी वैसे हो चुके हैं। खैर फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये वाकई एक तशवीशनाक बात है कि 10 साल में एक ऐसे नाले की जिसने ड्रेन करना होता है शहर का पानी, शहर से बाहर दरियाओं में ले जाके फेंकना होता है या दूसरी जगह पर, उसकी अगर सफाई नहीं की गई है तो किस तरह से वो पानी उसकी निकासी की जाएगी? सफाई नहीं की गई बल्कि उसको कवर कर दिया गया है ताकि सफाई अगर आगे आके कोई करना भी चाहे तो उसको भी काफी ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक अहम खबर है यहाँ पर, भारत ने सजाएं मुकम्मल करने वाले 14 पाकिस्तानी माहीगीरों को रिहा कर दिया है। माहीगीरों को वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले भी कर दिया गया है। पाकिस्तानी माहीगीरों को समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। खालिद महमूद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। खालिद बताइएगा कब गिरफ्तार किया गया था इनको और अब रिहा किया गया है? जो आज 14 पाकिस्तानी माहीगीरों को भारत ने रिहा किया है, इनको 28 मार्च को जयपुर की सेंट्रल जेल जो है वहाँ भेजा गया था और इनमें से जो भारतीय फोर्सेज ने इन पाकिस्तानी माहीगीरों की कश्तियां जो है और दूसरा सामान जो है उसको भी कब्जे में ले लिया गया था। इनकी रिहाई के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है उसने बहुत किरदार अदा किया है और समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले इन तमाम माहीगीरों का ताल्लुक जो है वो ठट्ठा के इलाके, सिंध के इलाके ठट्ठा से है और इनमें ज्यादातर एक ही खानदान के लोग हैं। इन रहा होने वाले अफराद जो है उनका कहना है कि वो रोजी कमाने के लिए समुद्र में निकलते हैं और फिर वहां पकड़े जाते हैं, जबकि पानी जो है वो समुद्री हदूद का मालूम नहीं हो पाता कि वहां कहाँ भारत की समुद्री हदूद और कहाँ पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि जी दोनों मुल्कों की जेलों में कैद माहीगीरों को रिहाई मिलनी चाहिए जो अपनी सजाएं मुकम्मल कर चुके हैं। सजाएं अब मुकम्मल हो गई हैं और चंद हैं जिनको सिर्फ अभी रिहा किया गया भारत की जानिब से। पाकिस्तान इस जज्बा खैर सगाली का आए दिन खैर इजहार करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। तो जो तफ्तीश
इस प्रोजेक्ट पे जारी थी उसमें शामिल तफ्तीश होने वालों को अब हिरासत किए जाने का इंकशाफ हुआ है। नैब इंक्वायरी में शामिल होने पर चौधरी लतीफ एंड सन्स के खिलाफ एक FIR दर्ज करने का इंकशाफ हुआ है। जी, नैब ने चौधरी लतीफ एंड सन्स की दरख्वास्त पर अपनी तहकीकात का आगाज भी कर दिया है। आमिर लतीफ ने नैब को बयान दिया और उनका ये कहना था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट का पहला ठेका हमें दिया गया जो कि गैर कानूनी तौर पर ख़त्म कर दिया गया और इस ठेके को बरकरार रखने के लिए 50 लाख बतौर रिश्वत तलब की गई और अब जब इस केस की समाअत जारी है तो उनको हिरासा भी किया जा रहा है। इसी पर तफसीलात जानेंगे शाकिर अवान से। शाकिर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये वही मैसर्स लतीफ एंड सन्स हैं जो फवाद चौधरी साहब का, फवाद साहब का माफ कीजिएगा, जिन पर आ रहा है कि उन्होंने इनका ठेका कैंसिल किया था। FIR कह रहे हैं कि लॉन्च की गई है, कहां पर मुकदमा दर्ज होने की बातचीत हो रही है? बिल्कुल वो अकबर, आपने सही कहा कि ये वही लतीफ एंड सन्स कंपनी है जिसको पहला ठेका दिया गया था और इनका ठेका जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है ख़त्म भी किया गया था। और इसका जो नाम आ रहा है वो फवाद हसन फवाद और दूसरा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का नाम जो है इसके अंदर अब आना शुरू हो गया है बाकायदा तौर पर। और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजात हैं, वो भी नैब ने हासिल कर लिए हैं। चूंकि पहला ठेका जो है लतीफ एंड सन्स को में तो वहीं से इन्वेस्टिगेशन का आगाज होना था और इसके लिए नैब ने चौधरी लतीफ के बेटे आमिर लतीफ को जो है वो बुलाया था नैब के रूबरू। तो जब आमिर लतीफ को बुलाया गया तो के कबल उनके वालिद के ऊपर 22 जनवरी को पहली FIR जो है तो अब दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ प्रेशर इन पे से खुद से हट सके। बहुत शुक्रिया, आप शाकिर अवान हमें अपडेट कर रहे थे। ये वो कंपनी है जिसको सबसे पहले ठेका दिया गया था आशियाना इकबाल का और इल्जाम था फवाद हसन फवाद साहब पे कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर यह ठेका कैंसिल किया था। अब इनके खिलाफ जो कि ये शामिल तफ्तीश हुए थे इस केस के अंदर, फवाद हसन फवाद और शरीफ फैमिली उसमें बिलवास्ता इसमें मुलव्वस होती है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप शाकिर अवान हमें अपडेट कर रहे थे। आज के पब्लिक न्यूज़ रूम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।